बादशाह जी ने कहा था कि जब शहर के लोग न रास्ता दें, क्यों बन में न जा बस राम करे, दीवानों सीना बात करे तो और करे दीवाना क्या। मैं इस वक्त शहर के हंगामों से दूर एक पुरसुकून मुकाम पर हूँ, लेकिन है ये भी कराची का ही एक हिस्सा। लेकिन यहाँ ना तो टारगेट किलिंग का खौफ है और ना ही राह चलते लुट जाने का। यहाँ ना तो दहशत गर्दों का राज है और ना ही कानून के मुहाफिजों की गुंडागर्दी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिक्र यहाँ बैठकर भी जुर्म का ही होगा, कराची में बढ़ते हुए जुराइम का। बात कराची की हो रही है। कराची जिसे उरूसुल ब्लाक कहा जाता था, यानी रोशनियों का शहर। फिर इस शहर की एक शनाख्त बना स्ट्रीट क्राइम और टारगेट किलिंग की। इस शहर को मुल्क का माशी हब भी तो कहा जाता है, लेकिन इन दिनों ये माशी हब बना हुआ है रहजनों, डकैतों और दहशतगर्दों का। कल तक शहरियों का घर बैठे या राह चलते लुट जाना एक मामूल था, लेकिन अब तो बैंक डकैतियां भी मामूल बनती जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि ये सब कुछ दहशतगर्दी के लिए फंड रेजिंग हो रही है। चोरियाँ की हैं, डकैतियाँ की हैं, तावान तलब किया था, मकसद पैसा वसूल करना था। मतलब हमें दिया जाता था, ये फोन के जरिए दिया जाता था। ये इतराफ था कलदम तंजीम लश्कर जंगवी की ब्रिगेड 313 के रुकन मोहम्मद आसिफ हुसैन उर्फ अब्दुल्ला उर्फ हुंजला का, जिसे पाक कॉलोनी से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने 3 साथियों समेत गिरफ्तार किया था। 8 माह कबल इतराफ जुर्म की सूरत में सामने आने वाली इस हिकमत अमली के बाद शहर में पे दर पे होने वाली बैंक डकैतियों की हालिया लहर आने वाले वक्तों में अनजाने खदशों का इशारा दे रही है। खुसूसन मुहर्रमुल हराम से कबल शुरू होने वाले इस सिलसिले ने मुकामी पुलिस को ही नहीं, हसास इदारों को भी चौकन्ना कर दिया है। जो लूट मार में इजाफा हो रहा है, वारदातें हो रही हैं और बसों में लोग घुस करके लोगों को निकाल करके स्नैचिंग कर रहे हैं। ये हमने फैसला किया है कि हमें एफर्ट्स लेने हैं, रात दिन काम करना है और रिजल्ट अवाम को देने हैं। पुलिस ने अपनी कार्रवाइयों का आगाज भी कर दिया और गिरफ्तारियों के दावे भी। वेस्ट जोन पुलिस ने अपनी कार्रवाइयों के दौरान एक टारगेट किलर, डकैती और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का दावा किया और गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक कलदम तंजीम से भी जाहिर किया गया। इसी तरह ईस्ट जोन के 10 थानों की पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके भारी तादाद में असला, लाखों रुपए मालियत की प्रॉपर्टी और मंशियात बरामद करने का दावा किया। ये ग्रुप जो है वो सिर्फ पैसे के हुसूल के लिए ये वारदात नहीं कर रहा, बल्कि इसके पस मंज़र में कुछ और चीज़ें इनकी गिरफ्तारी के बाद सामने आएंगी। जो इतना रैपिडली ये कर रहे हैं, जिस भी जमात से इनका ताल्लुक है या जिस भी सेक्ट को ये बिलोंग करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फंड रेजिंग किस्म की कोई चीज़ कर रहे हैं। पुलिस के दावे भी जारी रहे और मुसल्लह अफराद की कार्रवाइयां भी। 23 नवंबर को मुसल्लह मुल्जिमान गुलशन इकबाल के इलाके में एक बैंक से 40 लाख रुपए नकद लूट कर ले गए और कोरंगी से एक ताजिर से भी लाखों रुपए लूट लिए गए। अगले ही रोज 24 नवंबर को सोल्जर बाजार के इलाके में निजी बैंक में मुसल्लह मुल्जिमान ने फिर पुलिस को मात दी और 44 लाख से ज्यादा की रकम लूट ली। और तो और अभी लगता है कि मुसल्लह मुल्जिमान का दिल नहीं भरा। 24 नवंबर को ही कोरंगी अवामी कॉलोनी के इलाके में कैश वैन को लूट लिया और रकम थी 1.5 करोड़। यानी सिर्फ 48 घंटों में बैंक डकैतियों, स्ट्रीट क्राइम और दीगर वारदातों में जराइम पेशा गिरोह ने आवाम को 4 करोड़ रुपए से महरूम कर दिया, जबकि 11 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। गोया सब अच्छा नहीं बल्कि बहुत बुरा है।
ایسے موقعوں پہ جیسے عید قریب ہوتی ہے یا محرم ہے یا ایسا کوئی بڑا ایونٹ قریب ہوتا ہے تو ہم جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے ہم لوگ اس ایونٹ کے حوالے سے اس کو اپنے فورسز کو ری آرگنائز کرتے ہیں اور اس کی ڈپلائمنٹ وغیرہ اس پہ پلان کرتے ہیں. تو اس بیچ میں جو گیپ پیدا ہو جاتا ہے یہ ساری ڈکیتیاں جو 2-3 ہوئی ہیں اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ ہم لوگ اپنی اس پلاننگ میں لگے ہوئے تھے, محرم کی پلاننگ میں اپنے فورسز کو اس کے حوالے سے اکٹھا کر رہے تھے اور پیچھے سے جو ہے یہ 3 وارداتیں ہو گئی ہیں. لیکن یہ چوتھی واردات جو ہے وہ پولیس پریونٹ بھی کر رہی ہے. روزانہ لوٹ مار کی لگ بھگ 1,500 وارداتوں کے بعد کراچی اسٹریٹ کرائم میں دنیا بھر میں پہلے نمبر پر آن پہنچا ہے. شہری یومیہ 35 موٹر سائیکلوں, 13 گاڑیوں اور 85 موبائل فون سمیت دیگر قیمتی اشیاء سے محروم کیے جا رہے ہیں. عوام جہاں ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں سے پریشان ہے, وہیں انہیں خدشہ ہے کہ ماضی کی طرح ان وارداتوں کے پیچھے دہشت گردی کا کوئی بڑا واقعہ تو نہیں پنپ رہا اور کراچی کی یہ لوٹ مار دہشت گرد تنظیموں کے مالی استحکام کا سبب تو نہیں بن رہی. خصوصاً محرم الحرام کی آمد کے ساتھ ہی اس انجانے خوف نے عوام کو گھروں میں محصور کر دیا ہے. ہمیں کوئی سیکیورٹی نہیں ہے یہاں پہ, جب چاہے موبائل لوٹ لیتے ہیں, ہم گلی میں نکل رہے ہیں تو موبائل لوٹ لیتے ہیں, کوئی پولیس کوئی رینجرز کوئی کچھ نہیں آتا. کرائم کراچی میں تو بہت بڑھ رہا ہے, جیسے آپ ہمیں بتاتے ہو ٹی وی کے ذریعے, نیوز کے ذریعے, لیکن ان کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے ابھی تک. خوف محسوس ہو پتا گھر سے نکلتے ہوئے کیا چلتے ہوئے خوف محسوس ہو رہا ہے. محرم الحرام کی آمد کے ساتھ ہی ڈبل سواری پر پابندی عائد کر دی گئی ہے, جبکہ سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے. لیکن یہ تمام اقدامات تو ماضی میں بھی کیے جاتے رہے ہیں, لیکن تمام تر متوقع خطروں اور پیشگی معلومات کے باوجود پولیس ان واقعات کو روکنے میں ناکام رہی ہے. اور حساس ادارے تو پچھلے کئی ماہ سے دہشت گردی کے خطرے کی نشاندہی کر رہے ہیں. اس کے باوجود ایک سال میں 17 بینک ڈکیتیاں پولیس کی کارکردگی پر ایک بار پھر سوال بن گئی ہیں. ہائی الرٹ کے باوجود پولیس ان ڈکیتیوں کو روکنے میں ناکام کیوں ہے؟ کیا بینک ڈکیتیاں کالعدم تنظیموں کے لیے آسان ہدف ہیں؟ بینک ڈکیتیوں کا یہ نیا سلسلہ دہشت گرد تنظیموں کی فنڈ ریزنگ مہم تو نہیں؟ کیا عوام دہشت گردی کے کسی بڑے واقعے کے لیے تیار ہو جائیں؟ ڈبل سواری مسئلے کا حل یا شہریوں کے لیے نیا مسئلہ؟ کیا ان واقعات کی روک تھام کے لیے حکومت اور ادارے متحرک ہیں؟ کراچی کے شہری امن کا انتظار کب تک کریں گے؟ کراچی کے حالات پورے پاکستان میں اثر انداز ہوتے ہیں, کیونکہ کراچی پاکستانی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے. مگر 5 برس پہلے کراچی دنیا کے 10 غیر محفوظ ترین شہروں کی فہرست میں شامل نہیں تھا. لیکن ایک سروے اب یہ کہتا ہے کہ کراچی اس وقت بوگوٹا اور کراکس کے بعد دنیا میں تیسرا بڑا غیر محفوظ شہر ہے. جیو FIR کے لیے سید تاج الدین, کراچی. جرم کی کہانی کا ایک اینڈ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جرم کرنے والا قانون کی گرفت میں آ کر اپنے انجام تک پہنچتا ہے. لیکن یہ تو اسی وقت ممکن ہے نا جب قانون کے ہرکارے ایسا کرنا چاہیں. جب وہ غفلت کی نیند سوئے رہے تو پھر جرم اسی طرح بڑھتا ہے جیسے ان دنوں بڑھ رہا ہے. دہشت گردوں کی کامیاب کارروائیوں کی ایک لمبی فہرست ہے جو ان کے اطمینان اور مہارت کو ثابت کرتی ہے, اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مبینہ کارناموں کی فہرست ہے کہ شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے. آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے, دہشت گردی کی اجازت نہیں دیں گے, مجرموں تک پہنچ چکے ہیں, جلد قانون کے کٹہرے میں لائیں گے. ہر سانحے پر باز گشت کی طرح سنائی دیے جانے والے یہ دعوے خبروں کی ہیڈ لائن تو بن سکتے ہیں, عوام کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر صرف زبانی دعوے ہی کام کرتے تو پھر ان بیانات کے بعد دہشت گردی کا کوئی واقعہ نہیں ہوتا. دہشت گردی پر قابو پانا تو دور کی بات, افسوس یہ ہے کہ ذمہ داران تو ان دہشت گردوں کو بھی آج تک قابو نہیں کر سکے جنہوں نے عوام کو ہی نہیں حساس اداروں کی عمارتوں اور ریڈ زون ایریا کو بھی نہیں بخشا. گزشتہ سال 11 نومبر میں CID سینٹر کی عمارت میں دھماکہ کر کے دہشت گرد قانون نافذ کرنے والوں کو کھلا چیلنج دے گئے, جس کا جواب وہ آج تک تلاش کر رہے ہیں. اس
उसके बाद आपको वहाँ से एविडेंस क्या मिलेगी? ये मिल गया जी, बॉल बेरिंग मिल गया आपको पता चल गया 2 सुसाइडर आ गए, उनके कपड़े मिल गए, उनके लोथड़े मिल गए, गोश्तों सब कुछ है, लेकिन वो कौन लोग हैं आप नहीं जानते। तो जितने भी बड़े हाई प्रोफाइल केसेज हैं इसके अंदर क्राइम सीन से आप आसानी से क्रिमिनल तक नहीं पहुँच सकते, जबकि आपको पता होता है कि किस दहशतगर्द तंजीम ने किया या कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। लिहाजा आप उधर मौजूद रहकर उन चीज़ों को चेक करके आप क्राइम सीन से ये ज़रूर कर सकते हैं कि कौन सी तरीक़ाकार उन्होंने इस्तेमाल किया, आया उसमें सुसाइडर था या बगैर खुदकश नहीं था या खुदकश था, गाड़ी इस्तेमाल की गई, इसको प्लांट किया गया, उसको डेटोनेटर से ब्लास्ट किया गया, टाइमर डिवाइस लगाया गया। तो इससे आपको उसका तरीका वारदात का अंदाज़ा हो जाता है। और कुछ ऐसा ही हुआ सानेह अब्दुल्ला शाह गाजी में भी। 7 अक्टूबर 2010 को 2 नामालूम खुदकश हमलावरों ने हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार को निशाना बनाया। उस खुदकश हमले के नतीजे में 14 अफराद जाँ बहक और 65 जख्मी हुए। मज़ार पर खुदकश हमले के बाद आला हुकाम हस्बे रिवायत मौके पर पहुंचे, मुआयना किया, तहकीकाती टीमें तश्कील दी, मास्टर माइंड पर हाथ डालने के दावे किए और 2 मुबैना खुदकश बमबारों को शनाख्त किया। लेकिन सारे दावों की कलई उस वक्त खुल गई जब शनाख्त किए गए दोनों खुदकश बमबार जिंदा सलामत घरों को भी पहुंच गए। और इसके बाद इस वाक़े पर ऐसी खामोशी इख्तियार की गई जो आज तक नहीं टूटी। दुनिया भर में जदीद पुलिसिंग के ये तरीके हैं कि पुलिस मैन को सिलेक्ट किया जाता है, एक इंटरमीडिएट की तालीम हो, उसके बाद 4 साल 5 साल की उसकी बाकायदा एक पुलिस एकेडमी में जदीद खतूत पे तालीम देनी चाहिए। जब तक ये सब्जेक्ट वो पढ़ के नहीं जाएंगे उनको नहीं पता होगा कि क्राइम कंट्रोल कैसे किया जाए, इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाए। 2 पहलू होते हैं इन्वेस्टिगेशन में। एक पहलू उसका ये होता है कि इसको प्रोसिक्यूट किस तरह किया जाएगा, उसके लिए वो एविडेंस कलेक्ट की जाती हैं। उसी में दूसरा पहलू ये होता है कि इसके ज़रिए मुलजिम तक कैसे पहुंचा जाएगा। जब भी वो अरेस्ट हो तो उसका इस केस के साथ, इस वारदात के साथ लिंक कैसे जोड़ा जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में अगर FIR ही आपने डैमेज कर दिया, FIR को भी आपने उन हालात वाक़यात को तोड़ मोड़ के पेश किया, तो अब मुलजिम पकड़े जाने के बावजूद भी आप उसको सही तरीके से प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। फिर हम कहते हैं जी अदालतें मुलजमान को छोड़ देती हैं, लेकिन उसमें हमारी अपनी बहुत ज़्यादा कोताहियाँ होती हैं। ऐसा नहीं कि हमारी पुलिस को हमेशा ही नाकामी का मुंह देखना पड़ा हो। पूरे साल में एक कामयाबी हमारी पुलिस की झोली में भी आ गिरी। 21 अप्रैल को रमी क्लब कराची में हुई बम धमाके के मुलजिम की गिरफ्तारी की सूरत में। ये अलग बात है कि इस कामयाबी के बाद रेम्बो सेंटर ब्लास्ट, पाक बहरिया की बसों पर हमले समेत PNS मेहरान और SSP CID चौधरी असलम के घर पर होने वाले हमलों में पुलिस को मुंह की खानी पड़ी। सिस्टम हम अभी तक इससे बहुत दूर हैं। ये मैं सच कह रहा हूँ, शायद हो सकता है मुझे मुश्किल हो, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ आपको कि ये हमारे अंदर प्रॉब्लम है कि हम अभी तक कोई एक ऐसा यूनिट, ऐसा सेटअप, ऐसी कोई जगह नहीं बना सके कि जो स्पेशली सिर्फ एक बड़े मतलब हाई प्रोफाइल केसेस में उनकी पूरी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन कर सके और उनको कोर्ट में ले जा सके और कोर्ट उनको सज़ा दे सके। क्राइम की नेचर में, जिसे हम जराइम कहते हैं, बदल गई है। उसकी वजह यह है कि साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक के इस्तेमाल होने की वजह से जैसे जैसे माशरा तरक्की करता गया, साइंस ने डेवलप की, क्रिमिनल ने भी साइंस से फ़ायदा उठाया, जिसके नतीजे में वो अब इस तरह से क्राइम करते हैं कि कोशिश करते हैं कि अपना कोई सबूत न छोड़े। हमारी पुलिस नाअहल है या मुल्जिमान शातिर, या फिर कमी कहीं तफ्तीश के तरीक़ाकार में है। कहीं न कहीं कोई लूप होल जरूर है, जिसकी वजह से हमारे तफ्तीशकारों को हमेशा नाकामी का मुंह देखना पड़ता है, या फिर मसला वही फरसूदा तरीक़ा तफ्तीश का है। इदारे आज भी वही उलझे हुए हैं, जबकि दहशतगर्द साइंटिफिक उसूल अपनाकर बहुत आगे निकल गए हैं। GFIR के लिए कैमरा टीम के साथ सैयद ताजुद्दीन, कराची। हाल पेशावर शहर का भी कोई मुख्तलिफ नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में ये शहर पहले ही कालदम तंजीमों के निशाने पर रहा है और अब रही सही कसर जुराइम पेशा अफराद ने पूरी कर दी है। रवां साल 500 अफराद पेशावर शहर में कत्ल किए जा चुके हैं। पेशावर में दहशतगर्दी तो किसी हद तक कम हो जाती है, लेकिन जराइम की शरह में कमी नहीं हो रही। 11 माह में 521 अफराद को कत्ल किया गया, जबकि इक़दाम कत्ल के 566 वाक़यात रिपोर्ट हुए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 147 अफराद को अगवा किया गया, जिनमें से 49 ताहाल बाजियाब नहीं हो सके। कई मगवी तावान देकर बाजियाब हुए, जिनका पुलिस रिकॉर्ड ही नहीं है। पेशावर में स्ट्रीट क्राइम्स की शरह भी तेजी से ऊपर जा रही है। शहरी लूटने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराने से गुरेज करते हैं, जो इस जुर्म के बढ़ने की एक बड़ी वजह है। पुलिस के रवैये और पेचीदा तरीक़ेकार से खाइफ शहरी वारदात के बाद भी थाने का रुख नहीं करते।
बल्कि खामोशी इख्तियार कर लेते हैं और यही रवैया स्ट्रीट क्राइम में इजाफे का सबब बन रहा है। अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1100 से ज्यादा लोग स्ट्रीट क्राइम का शिकार बन चुके हैं। रवा साल में अब तक 313 गाड़ियां चोरी या छीनी जा चुकी हैं। चोरी डकैती की 258 वारदातें हुई हैं। शहरी इस तमाम सूरत हाल का जिम्मेदार पुलिस को ठहराते हैं। पुलिस से कोई भी मुतमईन नहीं है, हम क्या तो कोई भी नहीं है। जुर्म तो रोज बरोज बढ़ रहे हैं। जो बंदे डाउटफुल हैं उनको चेक किया जाए, ये नहीं कि शरीफ जो पैदल चला जा रहा है उसे रोके उसे कहेंगे आप अपनी तलाशी दें। मुहर्रमुल हराम शुरू हो चुका है। दफा 144 भी नाफिज कर दी गई है। शहरी इलाकों और इमाम बारगाहों में कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार तैनात हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ खास त्योहारों और अहम मौकों पर ही होता है। आम दिनों में भी पुलिस अगर इसी तरह अलर्ट रहे तो शायद हालात इतने खराब ना हो। पेशावर में देखा गया है कि बहुत सारे छोटे जराइम पेशा इस तंजीमों में शामिल हो जाते हैं किसी अपनी वजह से, फिर उनमें से निकल भी जाते हैं। फिर ये एक समझिए फ्लूइड सी सूरत हाल रहती है। गदाबेर है, मथुरा है, उरमड़ है, इसी तरह खजाना है, दाऊदसी, इन इलाकों में ज़रा ज़्यादा देखा गया है। शहरों में भी है मगर निस्बतन इसका ज़्यादा इसकी जो है ना मर्डर का इंसिडेंट वहाँ पे है। पुलिस दहशतगर्दों को मारने और गिरफ्तार करने का दावा तो करती है, लेकिन अमली तौर पर कारकर्दगी क्या है ये सबके सामने है। महज डबल सवारी और अफगान मुहाजिरीन पर पाबंदी आयद करके दहशतगर्दी या जराइम पर काबू नहीं पाया जा सकता। काश कि हमारे अरबाब इख्तियार भी ये बात समझ लें। GFIR के लिए कैमरामैन रिजवान शेख और सैयद फजल हुसैन के साथ आदिल परवेज, पेशावर। शहर के हंगामों से दूर शहर के क्राइम पर बात आज यहीं तक, लेकिन इख्तिताम उसी बात पर कि जुर्म होते रहेंगे और आप तक पहुंचेगी हर जुर्म की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सिर्फ GFIR में। देखते रहिए उस वक्त तक जब तक जुर्म बाकी है।